अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास चैप्टर नंबर 15 को जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़े से कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन अगर आप लोगों ने हमारी प्लेलिस्ट कंप्लीट देखी है चैप्टर नंबर 15 की, तो इजीली बच्चों आप लोग इसको क्या कर सकेंगे, अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो चले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को, जो कि हमारे पास है, कैन हाइगन्स प्रिंसिपल बी अप्लाइड ऑन साउंड एंड वाटर वेव। क्या हाइगन प्रिंसिपल जो है आपके साउंड वेव और वाटर वेव के ऊपर अप्लाई होता है या नहीं होता। तो पहली बात तो ये है कि हाइगन प्रिंसिपल हमें बताता क्या है। हाइगन प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि जब किसी सोर्स से क्या निकलती है, लाइट निकलती है, तो लाइट निकलने की वजह से हमारे पास जो नेक्स्ट वेव फ्रंट बनता है, मतलब एक वेव फ्रंट बना लाइट से निकलने के बाद, जहां पर फेज ऑफ वाइब्रेशन हुई, नेक्स्ट जो फेज ऑफ वाइब्रेशन है वो हमारे पास वेव फ्रंट किस तरह का बनाएंगे, स्फीरिकल बनाएंगे या हमारे पास पैरेलल बनाएंगे। ठीक है, और उन दो वेव फ्रंट के दरमियान में डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, इस चीज को कौन एक्सप्लेन करता है, हाइगन प्रिंसिपल एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ना पहले हाइगन प्रिंसिपल समझा देता हूँ, देन मैं आप लोगों को जो है ना वाटर और साउंड वेव को भी जो है ना समझा दूंगा। सपोज करें कि ये सोर्स है, इसे लाइट निकल रही है, मैंने कोई से 3 पॉइंट लिए, वैसे n नंबर ऑफ पॉइंट होते हैं, मैंने 3 लिए हैं, इनको आप लोग फेज ऑफ वाइब्रेशन बोल देते हैं। यहाँ पर ना बच्चों हमारे पास होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब कि हमारे पास क्रस्ट से क्रस्ट और ट्रफ से क्या करता है, ट्रफ मैच करता है। ठीक हो गया, तो वेव ऑफ एम्पलीट्यूड में क्या करती है, इनहांस करती है, वहां पर हमारे पास जो है ना फ्रिंजेस जो है वो क्रिएट हो रहे होते थे। तो उसी चीज को ना आप फेज ऑफ वाइब्रेशन का नाम देते हैं। अभी जो फेज ऑफ वाइब्रेशन होती थी ना, ये हमारे पास एज ए सेकेंडरी सोर्स काम करती थी। फर्स्ट सोर्स ये है, अब ये मेरे पास ना सेकेंडरी सोर्स बन गए। सेकेंडरी सोर्स का मतलब है कि ये अपना एक वेव फ्रंट जनरेट करेगा, ये अपना एक और ये अपना एक। अब ये जो मेरे पास लाइनें हमने लगाई हुई है ना, इसको आप लोग क्या बोलते थे, वेवलेट का नाम देते हैं। जब ये सोर्स जो है वो वेवलेट जनरेट करेगा, उसकी शेप ये होगी, इसकी ये होगी, इसकी ये होगी, से नीचे आएगा उसकी ये होगी। ठीक है, तो इस पर हम लोग क्या करते थे, एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते थे। टेंजेंट का मतलब है कि आपके पास लाइन जो है ना इन सरफेसेस को टच करके जानी चाहिए, कुछ इस तरह से। ठीक हो गया, तो जहां पर ये लाइन आपके पास क्या करे, इस वेवलेट को टच करे, ठीक है, वो हमें शेप बना के देगा। ये देखें यहाँ पर स्फीरिकल शेप आई है हमारे पास। ठीक हो गया, इसे आगे अब ये जो पॉइंट है वो अगेन क्या करेंगे, एज ए वेवलेट जो है वो काम करेंगे कुछ इस तरह से हमारे पास। फिर से आप यहाँ पर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास एक सोर्स जो है वो पॉइंट जो है वो क्या करेंगे, एज ए सोर्स काम करना स्टार्ट कर देंगे। और डिस्टेंस की वैल्यू को हम लोग निकाल सकते हैं, एस इज इक्वल टू वी क्रॉस टी के साथ। अब चूंकि ये लाइट है तो इसके लिए सी यूज करेंगे वर्ड, और ये मेरे पास सी स्पीड ऑफ लाइट होती है। ओके हो गया, ये हमने समझ लिया, हमें ये बताता है। तो अब जो हमारे पास वाटर वेव है वो हमारे पास क्या होती है, देखें आपके पास एक टब है यहाँ पे, ठीक है, वाटर का। अब मैंने क्या किया, इस वाटर टब के अंदर अपनी फिंगर को डिप किया, जैसे कि पानी है, मैंने फिंगर को क्या किया, डिप किया। मैंने अपनी फिंगर को डिप किया यहाँ पे, तो इसके आगे ना कुछ इस तरह से हमारे पास एक सर्कल क्रिएट होता है। ठीक हो गया, अब इस सर्कल में भी ना हमारे पास फेज ऑफ वाइब्रेशन होंगे। ये मेरे पास फेज ऑफ वाइब्रेशन है सपोज। ठीक हो गया, अब हर फेज ऑफ वाइब्रेशन जो है ना वो अपना क्या करेगी, सेकेंडरी वेवलेट जो है वो जनरेट करेगी कुछ इस तरह से, इस तरह से जनरेट करेंगे। ओके हो गया, कुछ यहाँ पर भी होगा इस तरह से, फिर ये, देन ये, और देन हमारे पास ये। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये मेरे पास टेंजेंट लाइन है, तो मैं देख सकता हूँ कि हमारे पास जो नेक्स्ट वेव फ्रंट है वो किस फॉर्म में आ रहा है, स्फीरिकल फॉर्म में आ रहा है। अब जहां पर लाइन टच कर रही है वो भी हमारे पास जो है वो वेवलेट जनरेट करेंगे। ठीक है, तो वो वेवलेट हमारे पास कुछ यहाँ पे आ जाएंगे कुछ इस तरह से। ओके हो गया, फिर से आप एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दें, तो ये देखें मेरे पास जो वेव फ्रंट है वो किस फॉर्म में आ रहे हैं, स्फीरिकल फॉर्म के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास है वाटर के लिए। इसी तरह से हमारे पास स्पीकर से जो साउंड निकलती है वो भी हमारे पास इसी शेप में होती है। ये फेज ऑफ वाइब्रेशंस है, ये हमारे पास वेवलेट जनरेट करेंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पर आप एक टेंजेंट लाइन लगाओगे तो नेक्स्ट वेव फ्रंट की क्या बता दोगे, शेप बता दोगे। ठीक हो गया, तो ये मेरे पास है। साउंड के लिए स्पेस कम है तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको राइट ऑन कर दिया। इसका मतलब है कि जो हाइगन प्रिंसिपल है वो हमारे पास इन दोनों के ऊपर क्या होता है, अप्लाई होता है। तो इसका आंसर है यस, हाइगन प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड ऑन साउंड एंड वाटर वेव। कि हाइगन प्रिंसिपल जो है वो साउंड वेव और वाटर वेव दोनों पर क्या होता है, अप्लाई होता है। एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव। कि हमारे पास हर जो पॉइंट है वेव फ्रंट का, ये देखें ये पॉइंट है, ये जो मैंने लगाए हैं, ये हमारे पास क्या कर रहे हैं, एवरी पॉइंट ऑफ वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव। तो मेरे पास ये जो पॉइंट है यही हमारे पास जरिया बनेंगे आपके नेक्स्ट सेकेंडरी वेव फ्रंट का। ये फर्स्ट था तो ये सेकेंडरी है, ये हमारे पास थर्ड है, फिर फोर्थ, फिर 5 एंड सेकेंड। वेव फ्रंट इज इन्वेलप ऑफ दीज सेकेंडरी वेव। तो इसी तरह से हमारे पास क्या क्रिएट होते जाएंगे, वेव फ्रंट जो है वो क्रिएट होना
स्टार्ट हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ वेव लेट हमारे पास। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था 15.1। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 15.2 को। वो में कहता है कि वाई इंटरफेरेंस पैटर्न इज प्रोड्यूस टू हेडलाइट ऑफ कार। आपकी जो गाड़ियां हैं उनकी हेडलाइट से जो लाइट निकलती है वहां पर इंटरफेरेंस का पैटर्न हमारे पास क्यों जनरेट होता है। बच्चों यंग डोल स्लिट हम लोगों ने क्या किया हुआ है, स्टडी किया हुआ है। यंग डोल स्लिट के अंदर हम लोगों ने क्या देखा, यंग डोल स्लिट के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास जो है ना कुछ इस तरह से ये एक स्लिट होती थी, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास स्क्रीन है। ये S1 सोर्स था और ये मेरे पास क्या था, S2 सोर्स था। अब एक लाइन यहाँ से निकलती थी लाइट और एक लाइट क्या निकलती थी, यहाँ से निकलती थी हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी हमारे पास या तो कंस्ट्रक्टिव होती थी या हमारे पास क्या होती थी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती थी। और ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर पाथ डिफरेंस होता था जिसको आप PD का नाम देते थे। तो यहाँ पर सपोज ब्राइट रेंज बन गया, इसी तरह से डार्क ब्राइट स्क्रीन के ऊपर जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। तो गाड़ी की जो लाइटिंग होती है ना, ये हमारे पास देखें फर्स्ट लेफ्ट राइट, लेफ्ट या राइट, ठीक है, आप कोई भी इसको जो है ना वो नाम दे दें। अब इन दोनों से क्या निकलेगी बच्चों, लाइट निकलेगी। ठीक है, अब वो जब हमारे पास लाइट निकलेगी तो वो हमारे पास क्या करेगी, अब जब हमारे पास लाइट यहाँ से निकलेंगी कुछ इस तरह से, दोनों से ही निकल रही है ना, कुछ इस तरह से निकलेंगी ये। ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो पॉइंट्स हैं, यहाँ पर ये जो पॉइंट्स होते थे, ठीक है, कहीं पर हमारे पास क्या होता था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और कहीं पे क्या होती थी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती थी यंग डोल स्लिट के अंदर। तो सेम मेरे पास ये जो सोर्स है, ये दोनों ना कोहेरेंट सोर्स हैं, इनकी जो है ना हमारे पास फेज डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। तो आपको ना जब दोनों लाइट्स निकलती हैं तो वो इस तरह से ना कुछ पॉइंट्स देती हैं। अब ये जो पॉइंट्स होती है ना हमारे पास, ये कहीं पर कंस्ट्रक्टिव और कहीं पे क्या करते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं। जहां पर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे वहां पर आपके पास ब्राइट लाइट होगी, जहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पे हमारे पास क्या होगी, डार्क लाइट होगी हमारे पास। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है तो हमें वो जो कलर है वो व्हाइट ही क्यों नजर आता है, हमें वो डिफरेंट कलर का नजर क्यों नहीं आता। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास क्या है, सेम है, दोनों से सेम ही लाइट हमारे पास निकल रही है। तो इनमें ना बेसिकली पाथ डिफरेंस नहीं होता। क्या नहीं होता, पाथ डिफरेंस नहीं होता। अगर तो पाथ डिफरेंस हो तो हमारे पास क्या है, लाइट सोर्स से जो मेरे पास व्हाइट कलर का सोर्स है उसमें 7 कलर होते हैं तो आपको एक सिंगल कलर जो है वो नजर आता। लेकिन अब चूंकि मेरे पास पाथ डिफरेंस प्रेजेंट ही नहीं है तो आपको एक ब्राइट फ्रिंज ही मिलेगा। ठीक हो गया, इस वजह से आपको डिफरेंट कलर नजर नहीं आता, वो आपको जो है ना वो व्हाइट कलर ही नजर आता है। दूसरा ये है कि जब ये हमारे पास इंटरफेरेंस का पैटर्न जनरेट करती हैं तो ये स्प्रेड आउट क्यों नहीं होती बाहर की तरफ। हेडलाइट की जो बीम है वो डायरेक्टली जो है वो सीधा फोकस क्यों करती है। अब जो आपकी गाड़ियों की हेडलाइट होती है ना बच्चों, उनके अंदर हमारे पास ना कन्वेक्स लेंस होते हैं। आप लोग जो है ना बल्ब को कन्वेक्स लेंस के एक्सिस के ऊपर रखते हैं। जब भी हम लोग उसको उसके एक्सिस के ऊपर रखते हैं तो लाइट जो है वो पैरेलल टू द एक्सिस, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में मूव करना क्या कर देती है, स्टार्ट कर देती है हमारे पास। ओके हो गया, आई होप सो ये समझ आया होगा। कार हेडलाइट एक्ट एज टू कोहेरेंट सोर्स। कार की जो हेडलाइट है, ये जो हेडलाइट है वो हमारे पास किस तरह से एक्ट करती है, एज ए कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट का मतलब होता है फेज डिफरेंस सेम होना, जिनमें फेज का कोई भी डिफरेंस ना हो मेरे पास। दीज लाइट वेव फ्रॉम बोथ हेडलाइट सुपरपोज, तो इनसे ये लाइट निकलती हैं और ये आगे जाके क्या होती है, सुपरपोज होती है हमारे पास। एंड प्रोड्यूस एंड इंटरफेरेंस पैटर्न, और क्या करती है, इंटरफेरेंस का पैटर्न जनरेट कर देती हैं ऑफ ब्राइट एंड डार्क रीजन। जहां पर ब्राइट रीजन बनते हैं और हमारे पास क्या बनते हैं, डार्क रीजन बनते हैं। जहां पर ब्राइट बनते हैं वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहां पर आपके पास जो है वो डार्क बनते हैं वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके हो गया, तो आई होप सो आपको ये समझ आए होंगे दोनों क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास ये है कि जो 15.3 है वो हमें कहता है कि आप लोगों को जो है वो बबल सोप पीपल इंटरफेरेंस का पैटर्न जो है वो नजर आता है, लेकिन आप लोगों को जो विंडो ग्लास होते हैं या आपकी जो गाड़ियों की स्क्रीन होती है उस पर जो है इंटरफेरेंस का पैटर्न नजर क्यों नहीं आता हमारे पास। ठीक है, तो आप लोगों ने जो है वो थिन फिल्म वाला जो लेक्चर है वो आप लोगों ने देखा होगा। अगर आप लोगों ने देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो आप लोग जो है वो जाकर देख सकते हैं। तो वो हमें कहता है कि बाय इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्जर्व ऑन सोप बबल बट नॉट विंडो ग्लास और विंडो स्क्रीन। के इंटरफेरेंस का जो पैटर्न है वो आपको बबल सोप पर क्यों नजर आता है जबकि विंडो स्क्रीन के ऊपर नजर क्यों नहीं आता। पहली बात तो ये है कि जब हम बात करते हैं ना बबल सोप की, ठीक है, जब कपड़े वगैरह आपके पास क्या हो रहे होते हैं, वॉश हो रहे होते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि ड्यू टू ग्रेविटी आपके पास जो सोप सोल्यूशन होता है ना वो ज्यादातर नीचे की तरफ होता है। उसके ऊपर जो हमारे पास लेयर होती है ना वो बहुत ही बारीक सी लेयर होती है हमारे पास। ठीक है, मतलब कि वो इतनी ज्यादा थिक होती है हमारे पास, बारीक होती है कि उसकी जो वेवलेंथ है वो लाइट की वेवलेंथ से क्या कर रही होती है, मैचअप कर रही होती है। तो उस टाइम हमारे पास क्या होता है, सपोज कि ये हमारे पास सोल्यूशन है, लेयर है, और ये मेरे पास ना सोल्यूशन है। ठीक हो गया, ये मेरे पास यहाँ पर सोल्यूशन होता है ज्यादातर। ओके, नीचे क्यों, ग्रेविटी की वजह से ये नीचे बैठता है। अब लाइट आती है
कुछ पार्ट यहाँ पे टकराता है और यहाँ से क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। उसके बाद कुछ पार्ट जो है वो हमारे पास मीडियम में एंटर होता है और यहाँ पे टकराता है, ठीक है। और टकराने के बाद ये किसी पॉइंट पे मिलते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, इंटरफेरेंस का पैटर्न जनरेट करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना, यहाँ से पॉइंट ए से और बी, इन दोनों ने जो है ना वो इक्वल डिस्टेंस क्या किया है, कवर किया है। लेकिन हमारे पास जो सेकंड लाइट है, सपोज कि ये जो आपके पास लाइट है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, इसने ना कुछ एक्स्ट्रा पाथ कवर किया है जो कि हमारे पास इसको सी दे दे, सी से और बी तक है। इसी पार्ट डिफरेंस की वजह से ना आपको यहाँ पे क्या नजर आता है, इंटरफेरेंस का पैटर्न जो है वो नजर आता है कि हमारे पास जो सोप सॉल्यूशन होता है ना, उसकी जो थिकनेस है वो वेरी करती रहती है, मतलब कम ज्यादा होती रहती है हमारे पास, ठीक है। थिकनेस के वेरी करने की वजह से आपको यहाँ पर इंटरफेरेंस का पैटर्न नजर आता है। लेकिन आप लोगों की जो ग्लास स्क्रीन होती है, ठीक है, वो हमारे पास ना फिक्स होती है, वो यूनिफॉर्म होती है, उसकी थिकनेस उसमें चेंज नहीं आती। तो लाइट टकराती है और टकराने के बाद वापस क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। इस वजह से आप लोगों को वहां पर इंटरफेरेंस का पैटर्न नजर नहीं आता। तो अब आप लोगों को अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए कि सोप बबल में हमारे पास इंटरफेरेंस का पैटर्न क्यों नजर आता है, मतलब ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस जो है आप लोगों को क्यों मिलते हैं, मतलब कलरफुल पैटर्न आप लोगों को क्यों मिलता है, क्योंकि वहां पर हमारे पास लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करती है, जहां पर हमारे पास पाथ डिफरेंस क्या होता है, क्रिएट होता है। पाथ डिफरेंस ही हमारे पास जो है वो क्या करता है, इंटरफेरेंस का पैटर्न को जनरेट करता है। लेकिन वहां पर हमारे पास विंडो स्क्रीन के अंदर जो है ना, जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है मेरे पास लेयर की, ग्लास की, वो हमारे पास ना यूनिफॉर्म होती है, थिकनेस मतलब सेम रहती है, वो हमारे पास चेंज नहीं होती, इसलिए वहां पर आपको इंटरफेस का पैटर्न नजर नहीं आता। तो आंसर भी है, सोप बबल हैव अ थिन फिल्म ऑफ वेरिंग थिकनेस, कि जो सोप बबल होते हैं ना, उसकी जो थिन फिल्म होती है ना, वो हमारे पास क्या करती है, वेरी करती रहती है, ठीक है। तो ये ना थिन फिल्म है मेरे पास, वो क्या करती रहेगी, वेरी करती रहेगी, चेंज होती रहेगी। सो द पाथ डिफरेंस चेंज कंटिन्यूअसली, तो जो ये पाथ डिफरेंस है वो कंटिन्यूअसली क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। तो उसी तरह से हमारे पास इंटरफेरेंस का जो है पैटर्न यहाँ पे क्या करेंगे, आप लोग ऑब्जर्व करेंगे। विंडो ग्लास हैज यूनिफॉर्म थिकनेस, अब जो मेरे पास विंडो होती है या जो ग्लास होती है ना, उनकी यूनिफॉर्म थिकनेस होती है, मतलब ग्लास जितना ज्यादा मोटा है वो उतना ही रहेगा, उससे ज्यादा कुछ वक्त तो नहीं होगा वो। तो थिकनेस क्या हो गई, यूनिफॉर्म हो गई, उसके अंदर हमारे पास कोई चेंज नहीं आ रहा। नो इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्जर्व, यही वो रीजन होती है जिसकी वजह से आप लोगों को इंटरफेरेंस का पैटर्न जो है वो नजर नहीं आता। कहां पर, ग्लासेस के अंदर और आपकी जो है विंडो स्क्रीन के अंदर। आई होप सो आप लोगों को जो है वो क्वेश्चन समझ आया होगा, नहीं भी समझ आया हो तो आप लोग जो है वो वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये देखें, ये आपके पास ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15.4। वो हमें कहता है कि इफ द वोल ऑपरेटर ऑफ यंग डोल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज सबमर्ज्ड इन वाटर व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन द फ्रिंज। अच्छा, वो हमें कहता है कि आप लोगों के पास ना एक यंग डोल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, या उसका ऑपरेटस है, उसको आप लोगों ने क्या करना है, पानी के अंदर डुबो देना है। जब मैं उसको पानी के ऊपर डुबो दूंगा तो हमारे पास क्या होगा कि जो फ्रिंज है, फ्रिंज की जो विड्थ है बेसिकली हमारे पास, ठीक है, जो हमारे पास विड्थ मतलब चौड़ाई होती है, वो हमारे पास किस तरह से इफेक्ट करेगी, मतलब कम होगी या ज्यादा होगी, वो आप लोगों को बताना है। ठीक हो गया, पहले मैं आपको यहाँ पे ऑपरेटर्स बना देता हूँ। यंग डोल स्लिट का ऑपरेटर ये होता है कि यहाँ पे एक स्लिट होती है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास स्क्रीन होती है, एक लाइट यहाँ से निकलती है और एक हमारे पास यहाँ से निकलती है। तो यहाँ पर मेरे पास पाथ डिफरेंस होता है जो कि हमारे पास B से C का होता है। ओके हो गया, ये मेरे पास जो है ना डिस्टेंस होता है। अब यहाँ से अगर मुझे ये डिस्टेंस है D, अगर मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर फ्रिंज की विड्थ चाहिए, सेंटर आपके पास हमेशा ही ब्राइट होता है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता था ना बच्चों, वो हमारे पास होता था y इज इक्वल टू लैम्डा L डिवाइडेड बाय क्या होता था D। इस फॉर्मूला को लगा के ना आप लोग क्या कर सकते हैं, फ्रिंज की विड्थ को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्टेंस को जो है वो क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं क्या करूं, इसी ऑपरेटर्स को जो है वो पानी के अंदर डुबो दूं, मतलब पानी के अंदर ले जाऊं, तो मुझे देखना है कि ये जो फ्रिंज लेंथ है, ये जो फ्रिंज की विड्थ है, वो मेरे पास कम होगी या ज्यादा होगी। अच्छा, अब आप लोगों ने ना एक चीज स्टडी की हुई है कि जब भी हमारे पास चाहे वो लाइट वेव हो चाहे वो साउंड वेव हो, जब भी वो वाटर के अंदर एंटर होती है ना, हमारे पास क्या होती है, वाटर के अंदर एंटर होती है, तो उसकी स्पीड के ऊपर इफेक्ट होता है। क्या होता है, स्पीड के ऊपर इफेक्ट होता है। स्पीड बेसिकली हमारे पास क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फ्रीक्वेंसी सेम ही रहती है बट स्पीड क्या हो जाती है, हमारे पास कम हो जाती है। तो स्पीड कम होने की वजह से आपके पास जो वेवलेंथ है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब वो कैसे हो जाती है, ये मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख के देता हूँ, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, V इज इक्वल टू एफ एंड लैम्डा। हमारे पास अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के। अगर आपके पास स्पीड कम हुई है तो वेवलेंथ भी क्या हो गई, कम हो गई। हमारे पास क्या हो गई, वेवलेंथ हमारे पास कम हो जाएगी। ठीक है,
स्ट्रेट सी बात है जो कि आप लोग फॉर्मूला के अंदर स्टडी करके आए। अब अगर मैं क्या करूं, इस ऑपरेटर्स को पानी के अंदर जो है वो डिप कर दूं, तो मेरे पास क्या होगा, स्पीड जो है वो डिक्रीज करेगी। अगर स्पीड डिक्रीज करेगी हमारे पास, तो यहाँ पे आप लोग ले लें कि जो वेवलेंथ है वो भी जाहिर सी बात है हमारे पास डिक्रीज कर जाएगी। तो ये जो लैम्डा है ना, इसको आप लोग एन के ऊपर डिवाइड कर दें। एन जो है ना वो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, और इसकी वैल्यू जो है ना वो 1.3 एंड 3 होती है। ये डिफरेंट मटेरियल का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो है वो डिफरेंट होती है हमारे पास, ठीक है। अब इस वैल्यू को ना हमें यहाँ पे पुट करना है। अब ये आप लोग जो है ना डिफरेंट एक और फ्रिंज की वैल्यू निकाल लें यहाँ पे। तो यहाँ पर आप W लिख लें वाटर के लिए, ठीक हो गया। तो यहाँ पर वेवलेंथ की जगह पे क्या आएगा, लैम्डा डिवाइडेड बाय एन डॉट मेरे पास L और डिवाइडेड बाय क्या आएगा D। इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो लैम्डा डॉट L और ये मेरे पास क्या हो जाएगा N और बच्चों क्या हो जाएगा D। अब अगर मैं इस चीज को देखूँ ना, तो ये हमारे पास यही फॉर्मूला नहीं बनता। तो इस फॉर्मूला को फिर हम लोग लिख सकते हैं कि Y W, ये W में वाटर के लिए यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा y डिवाइडेड बाय n। अगर मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ज्यादा होगा तो आपके पास क्या होगा, फ्रिंज की विड्थ जो है वो क्या कर जाएगी बच्चों, डिक्रीज कर जाएगी हमारे पास। मतलब कि फ्रिंज जो है वो हमारे पास कम होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आपके पास जो है ना यहाँ पर जो फ्रिंज विड्थ है उसको हम ऐसे बना लेते हैं कि हमारे पास जब आप पानी से बाहर थे तो फ्रिंज की विड्थ थी आपके पास कुछ इस तरह से, ठीक हो गया। लेकिन जब इसी चीज को मैं वाटर के अंदर लेके गया ना इस सारे ऑपरेटर्स को, तो मैं क्या ऑब्जर्व करता हूँ कि फ्रिंज की जो विड्थ है ना वो मेरे पास कुछ ऐसी हो गई, ये नैरो हो जाएगी। क्या हो जाएंगी, नैरो लाइन आना स्टार्ट हो जाएंगे हमारे पास, जो कि हमें ये बताता है कि विड्थ ऑफ द फ्रिंज हमारे पास क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। जिसका मतलब ये है कि विड्थ ऑफ फ्रिंज डिक्रीज, कि हमारे पास फ्रिंज की जो विड्थ है वो क्या हो चुकी है, डिक्रीज हो चुकी है। आई होप सो आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है वो समझ आया होगा, जो कि है 15.4। देन जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है, कंपेयर द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट फॉर लाइट एंड साउंड वेव सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। अगर हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, किस चीज में, लाइट और साउंड वेव के थ्रू, तो हमें जो है उन्होंने सिमिलरिटीज और डिफरेंस जो है वो बताना है, ठीक है। मैंने आपके सामने ना एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया है, इसी को आप लोगों ने जो है वो फॉलो करना है। अच्छा देखें, पहली बात तो ये है कि हमारे पास हमने पॉइंट, ये लाइट वेव और ये मेरे पास साउंड वेव है, ये पॉइंट्स हैं। ये लाइट वेव के आगे जो है पॉइंट की एक्सप्लेनेशन है, ये साउंड वेव की है, ठीक है। सोर्स, अब जो सोर्स यूज होते हैं ना बच्चों, वो हमारे पास लाइट वेव के लिए क्या होते हैं, 2 कोहेरेंट सोर्स होते हैं, ठीक है। कोहेरेंट सोर्स का मतलब वहां पर हम लोग क्या चीज यूज करते हैं, स्लिट यूज करते हैं। क्या यूज करते थे, स्लिट। जैसे कि हमारे पास कुछ इस तरह से, ठीक हो गया। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस होता था d, और लाइट जो है वो कहीं पे जाके क्या करती है, इंटरफेरेंस पैटर्न का परफॉर्म करती है। लेकिन साउंड वेव के अंदर हम लोग क्या करते हैं, 2 कोहेरेंट सोर्स स्पीकर यूज करते हैं, और कोहेरेंट साउंड वेव के लिए आप लोग क्या करोगे, स्पीकर्स यूज करोगे इनको सुनने के लिए, ठीक हो गया। मीडियम डज नॉट रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम, लाइट वेव के लिए बच्चों कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, क्योंकि ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, तो इनके लिए कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है। ये बिना मीडियम के क्या करती है, प्रोपोगेशन करती है। साउंड वेव रिक्वायर्ड मीडियम, इसके लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है, जो कि मेरे पास एयर भी हो सकती है और वाटर भी हो सकते हैं। उसके बाद वेवलेंथ, लाइट वेव की जो वेवलेंथ है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल होती है, अप्रोक्सीमेटली जो है ना 10⁻⁻² मीटर के अंदर होती है। लेकिन उसी के मुकाबले में हमारे पास साउंड वेव जो है उनकी वेवलेंथ कितनी होती है, बहुत ही ज्यादा लार्ज होती है, ज्यादा होती है, 10⁻⁻1 to 10⁻0 मीटर तक होती है हमारे पास। ओके हो गया। इसको डिटेक्ट कैसे करते हैं हम लोग, लाइट वेव को आप लोग डिटेक्ट करते हैं स्क्रीन के ऊपर, जैसे ये हमने स्क्रीन यहाँ पे ली हुई है, स्क्रीन फॉर लाइट इंटेंसिटी। और जो साउंड वेव है उनको हम लोग डिटेक्ट करते हैं माइक्रोफोन और एयर फॉर इंटेंसिटी। उसके लिए आप लोग माइक्रोफोन या अपने जो है ना वो कानों से जो है साउंड को सुन सकते हैं। ओके हो गया। जो कि हमने इंटरफेरेंस ऑफ माइक्रोवेव जो है वो स्टडी किया था, वहां पर हमने ये फिनोमेना यूज किया था। पैटर्न, इसका इंटरफेरेंस जो होती है, जब पैटर्न क्रिएट होता है तो यहाँ पर डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनते हैं हमारे पास लाइट के अंदर। लेकिन साउंड वेव में क्या बनता है, मैक्सिमा और मिनिमा बनता है। मैक्सिमा पर मैक्सिमम साउंड होती है, मिनिमा के ऊपर बहुत ज्यादा कम, इतनी कम साउंड होती है कि आपको सुनाई ही नहीं देती। ओके हो गया। आई होप सो आप लोगों को ये समझ आया होगा। देन तो नेक्स्ट आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है, फॉर अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मैनी स्लिट्स, नैरो स्लिट और क्लोजली स्पेस स्लिट।
कि अगर आप लोग क्या करें डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग को जो है वो स्टडी कर रहे हैं, तो हमें जो है ना वो कुछ केसेस हैं उनके अंदर जो है ना एडवांटेजेस बताएं किस चीज़ के डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के। अगर आपके पास मैनी स्लिट्स हो, मतलब बहुत ज़्यादा स्लिट्स हो, उसके बाद नैरो स्लिट्स हो, और उसके बाद क्लोजली स्पेस स्लिट हो, मतलब स्लिट एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हो। तो बच्चों जब मैनी स्लिट्स को हम लोग यूज़ करते हैं, मैनी स्लिट्स में आप लोगों के पास जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, जहाँ पे आप लोगों को क्या मिलता है, मैक्सिमम मिलता है, वहाँ पर इंटेंसिटी इंक्रीज होकर मिलती है। दूसरा, आपको जो ब्राइट फ्रिंज मिलता है ना वो बहुत ही ज़्यादा शार्प मिलता है, मतलब बहुत ही अच्छे से उसको क्या कर सकते हैं आप लोग देख सकते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा इंक्रीज एंड फ्रिंजेस बिकम्स ब्राइट एंड शार्प। इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया। ओके हो गया। उसके बाद नैरो स्लिट यूज करें आप लोग, द डायफ्रैक्शन पैटर्न बिकम्स मोर डिस्टिंक्ट एंड मैक्सिमा आर वेल डिफाइंड। मतलब कि अगर आप लोग नैरो स्लिट यूज करते हैं ना तो आप लोग डायफ्रैक्शन पैटर्न को तो है जो इजीली क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। मतलब मैक्सिमा को ये वेल डिफाइन कर देगा, आप लोगों को बता देगा, जो कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया हमारे पास। लेकिन वो जो मैक्सिमम होगा ना वो बहुत ही ज्यादा कोई शार्प नहीं होगा हमारे पास। क्या हो गया। क्लोजली स्पेस स्लिट, अगर आप स्लिट्स को जो है वो एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा नजदीक रख दें, क्या रख दें, एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक रख देंगे, तो हमारे पास क्या होगा, तो बच्चों हमारे पास होगा क्या, हमारे पास जो डी की वैल्यू है ना, जो डिस्टेंस होता है हमारे पास, ठीक है, आप लोगों ने वो स्लिट इस तरह से देखी थी, ये जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगा आपके पास, स्मॉल हो जाएगा, और आप लोगों को जो है वो मैनी नंबर ऑफ फ्रिंज जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब आप लोगों को सेंट्रल ब्राइट से, क्योंकि आपके पास स्क्रीन यहाँ पर जो होती है ना, यहाँ पर जो इसका सेंटर होता है वो सेंटर आपके पास यहाँ पर ये जीरो ऑर्डर होता है, ये हमारे पास ना वाइट फ्रिंज होता है जहाँ पर आपके पास इंटरफेरेंस होती है। ठीक हो गया, जहाँ पर वेव के दरमियान में पार्ट डिफरेंस नहीं होता। तो इससे ऊपर भी आप लोगों को फ्रिंज मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, इससे नीचे भी आप लोगों को जो है वो फ्रिंज मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ये हमारे पास आ जाएगा ब्राइट, ये डार्क था फिर ब्राइट आ जाएगा, देन यहाँ पे डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क, और ये इसी तरह से क्या करते रहेंगे, चलते रहेंगे। जीरो होता है जीरो ऑर्डर के लिए, जहाँ पर व्हाइट फ्रिंज होता है हमारे पास, क्या होता है बच्चों, व्हाइट फ्रिंज होता है। पॉजिटिव नेगेटिव मतलब कि व्हाइट से ऊपर भी और व्हाइट से नीचे भी हमारे पास मैक्सिमम भी आ रहा है, और बच्चों क्या आ रहा है, मिनिमा भी आ रहा है। तो मोर ऑर्डर आर ऑब्टेन सिंस डी इज स्मॉलर इन एन लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा हमारे पास, ठीक है। तो क्लोजली स्लिट्स को रखने से हमारे पास क्या होगा कि जो डी की वैल्यू है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल हो जाएगी, और आपको मैनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो है वो स्क्रीन पर नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये है हमारे पास 15.6। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है, हाउ मेनी ऑफ ऑर्डर इन अ गिवन रीजन डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग कैन बी इंक्रीज, कि आप लोगों को कितने जो है वो नंबर ऑफ फ्रिंजेस चाहिए होंगे अगर आप लोगों को क्या करना है, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग एलिमेंट का, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग को जो है वो क्या करना है, इंक्रीज करना है बच्चों। ठीक हो गया। तो पहले मैं ना आप लोगों को ये मैथमेटिकली समझा देता हूँ, थ्योरेटिकली तो आपके सामने ये लिखा ही हुआ है। अच्छा, इसके लिए ना डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था, एन लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा, इस चीज का डी साइन थीटा का। हम वहां पर मैक्सिमा की बात करते हैं, मिनिमा की तो हम लोग बात करते ही नहीं थे। ओके हो गया। अगर मिनिमा की भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ ना फॉर मैक्सिमा ऑर्डर, तो मेरे पास जो साइन थीटा होगा ना वो लेस देन इक्वल होगा 1 के, या तो हमारे पास वो 1 के इक्वल होगा या लेस देन 1 होगा। सपोज कर लें कि ये हमारे पास 1 है, अगर ये 1 है तो 1 को डी से मल्टीप्लाई करें ना हम लोग, तो हमारे पास उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, जो कि हमारे पास एन लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ से अगर मुझे एन चाहिए ना तो लैम्डा से मल्टीप्लाई उधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, एन लेस देन इक्वल डी डिवाइडेड बाय लैम्डा, हमारे पास ये कुछ इक्वेशन बनेगी। अब यहाँ पे देखें इस फॉर्मूला से ये जो चीज है ना मेरे पास, इसको आप बोलते हैं ग्रेटिंग एलिमेंट, ग्रेटिंग एलिमेंट। अगर मैं क्या करता हूँ, नंबर ऑफ फ्रिंजेस को इंक्रीज करता हूँ, क्या करता हूँ, नंबर ऑफ फ्रिंज को इंक्रीज, तो हमारे पास क्या होगा, जो डिस्टेंस है वो भी हमारे पास इंक्रीज होगा, ठीक है, ग्रेटिंग एलिमेंट इंक्रीज होगा हमारे पास, और उसके बाद हमारे पास जो वेवलेंथ है वो बच्चों हमारे पास क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है। तो ये वो मेथड है जिससे मैं क्या कर सकता हूँ, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग को जो है वो इंक्रीज कर सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे नंबर ऑफ फ्रिंजेस को क्या करना होगा, ज्यादा करना होगा, तो वेवलेंथ हमारे पास डिक्रीज करेगी, ऑटोमेटिकली जो है हमारे पास डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो है वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। एक्सप्लेन द पैटर्न वुड चेंज इफ रेड लाइट इज रिप्लेस्ड विद ब्लू लाइट इन अ गिवन ग्रेटिंग डायफ्रैक्शन। वो मैं कहता है कि ये बताएं कि अगर आपके पास पहले थी रेड लाइट जिससे आप लोग क्या कर रहे थे, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग को परफॉर्म कर रहे थे, उस रेड लाइट को मैं चेंज करके ना ब्लू में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो मुझे बताएं कि ग्रेटिंग एलिमेंट के डायफ्रैक्शन के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है। ये जब हम लोग डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग को स्टडी कर रहे थे ना, मैंने आपको तभी बताया था कि जो रेड लाइट होती है ना उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है हमारे पास। ठीक हो गया। तो उसके लिए जो फ्रिंज की विड्थ होती है ना हमारे पास वो बहुत ज्यादा होती है। मतलब ये देखें, जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी ना, ये स्लिट थी हमारे पास और यहाँ पर ना स्क्रीन आती थी, ये सेंटर ब्राइट आप लोगों के पास, ठीक है,
यहां पर ये है रेड के लिए, किसके लिए, रेड के लिए विड्थ बहुत ही ज्यादा आती थी हमारे पास, ठीक हो गया, क्योंकि इसकी वेवलेंथ क्या थी, ज्यादा। लेकिन ब्लू की जो वेवलेंथ होती है वो एज कंपेयर टू रेड हमारे पास क्या होती है, कम होती है। तो जो ब्लू की हमारे पास विड्थ होगी ना, वो बच्चों क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। अगर वहां पर हमारे पास सपोज कि ये हमारे पास रेड की थी स्क्रीन के ऊपर, तो ब्लू की हमारे पास क्या होगी बच्चों, सिर्फ ये होगी। क्यों, क्योंकि रेड की वेवलेंथ ज्यादा है और ब्लू की हमारे पास वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है। इसका मतलब होता है कि लैम्डा आर ग्रेटर देन लैम्डा बी हमारे पास, ठीक है। तो लैम्डा आर जो है वो ग्रेटर देन होता है लैम्डा बी। ब्लू लाइट हैज शॉर्टर वेवलेंथ, हेंस डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग थीटा एंड फ्रिंज स्पेसिंग डिक्रीज। तो यही उसने बताया हुआ है कि ब्लू लाइट की जो वेवलेंथ है ना वो बहुत ज्यादा शॉर्ट होती है हमारे पास, इसलिए जो एंगल और जो फ्रिंजिंग स्पेसिंग होती है ना वो कम हो जाती है। देखिए यहाँ पर ब्लू के लिए ये कम हो गई। पैटर्न बिकम्स नैरो, पैटर्न जो है वो बहुत ही ज्यादा नैरो, मतलब कि फ्रिंजेस जो है ना एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्रीज आ जाते हैं। एंड ऑर्डर कम क्लोजर टू द सेंटर, और जो ऑर्डर है वो सेंटर के क्या आ जाता है, करीब, मतलब इजीली हम लोग उस पैटर्न को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अगर रेड लाइट हो तो मेरे पास क्या होगी, पैटर्न जो है वो काफी ज्यादा इनहांस होंगे, जिसे आप लोग इजीली इसको क्या कर लेंगे, रीड आउट कर लेंगे। तो ये हमारे पास इफेक्ट होता है जब आप लोग रेड लाइट को क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं किसी भी ब्लू लाइट के साथ। उसके बाद हमारे पास है 15.9 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई सेंट्रल स्पॉट इन न्यूटन्स रिंग इज डार्क। कि हमारे पास न्यूटन्स रिंग जो एक्सपेरिमेंट किया, जो टॉपिक हमने स्टडी किया था, उसका जो सेंटर है वो बच्चों हमारे पास डार्क क्यों होता है। ये मैंने ना उस टॉपिक के अंदर भी बताया हुआ है और मैं अभी भी आप लोगों को थ्योरेटिकली बता देता हूँ, वो हमारे पास डार्क क्यों होता है। क्योंकि जब लाइट हमारे पास क्या करती है, एंटर करती है प्लेनो कन्वेक्स लेंस के अंदर, तो हमारे पास उसका जो सेंट्रल पॉइंट होता है ना, ये देखिए, ये हमारे पास कोई भी एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस होता है और यहाँ पर एक ग्लास रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ ना, तो यहाँ पर हमारे पास एयर मौजूद नहीं होती, मतलब कि कोई थिन फिल्म मौजूद नहीं होती। तो लाइट आती है लाइटर मीडियम से, वो डेंसर से टकराती है, डेंसर से टकराने के बाद क्या जाती है, ऊपर जाती है। जब लाइट जो है वो लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर बैक बाउंस होती है ना, तो वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हो जाती है। मतलब कि आपके पास पहले वेव आ रही थी कुछ इस तरह से और मीडियम से टकराई, टकराने के बाद इसने क्या किया, इसने कुछ पैटर्न जनरेट किया जो कि हमारे पास कुछ इस तरह था। क्रस्ट के सामने क्रस्ट और ट्रफ के सामने क्या हो गया, ट्रफ। तो यहाँ पर एक दूसरे को क्या कर गए, कैंसिल आउट कर गए, और यहाँ पर कौन सा स्पॉट बन गया, डार्क। यहाँ पर हुआ क्या था, जो वेव है वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हो जाती है हमारे पास, ठीक है। इसलिए जो सेंट्रल स्पॉट होता है ना न्यूटन रिंग का, वो हम लोग को क्या मिलता है बच्चों, डार्क मिलता है। ये हमारे पास है चैप्टर नंबर 15 के क्वेश्चन। आई होप सो आप लोगों को ये समझ आए होंगे। देन मजीद अगर आपकी कोई सजेशन है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर सकते हैं।